गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि महंगाई का आंकड़ा हमारे सामने दिया गया है। आप सब लोग जानते होंगे कि भारत में मेजरली जो महंगाई नापी जाती है वो नापी जाती है बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है सीपीआई, इसको रिलीज किया जाता है बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब अगर हम बात करें इस बार के आंकड़े की, तो नवंबर मंथ का जो आंकड़ा हमारे सामने आया है ना, वो 0.7% आया है। पिछले महीने अक्टूबर में ये नंबर था 0.25%। तो आप नोटिस कर पाओगे कि आज के टाइम ना जो महंगाई का रेट है वो अपने आप में काफी कम देखने को मिल रहा है। नॉर्मली हमारा जो टारगेट है इन्फ्लेशन का वो 4 ± 2% है, राइट। पर पहले ये ज्यादा हुआ करता था, पर इस साल के ज्यादातर मंथ्स आपने नोटिस किए होंगे, उनमें इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो कम ही देखने को मिला है। अब इसका कारण क्या है? इसके मेजरली दो कारण यहाँ पे बताए जा रहे हैं। एक पहला कारण तो है बेस इफेक्ट का। देखो, होता पता क्या है कि जब हम इन्फ्लेशन को निकालते हैं, उसको मापने के लिए हम उसको कंपेयर करते हैं पिछले साल के साथ। जैसे अगर हम यहाँ नवंबर 2025 का आंकड़ा देख रहे हैं ना, इसको कंपेयर किया जाएगा नवंबर 2024 के साथ। एंड फिर ये देखा जाएगा कितने परसेंट का हमारे यहाँ पे ये बदलाव आया है, कितना परसेंट इन्फ्लेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब ये जो कंपैरिजन करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें बेस क्या है? पिछले साल का। तो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे, तो हो सकता है नंबर में थोड़े हमें वेरिएशंस देखने को मिले। तो बेस इफेक्ट की वजह से भी हमारे पास यहाँ पे इन्फ्लेशन कम देखने को मिल रही है। पर एक दूसरा कारण भी है इसके पीछे। दूसरा कारण है आपके जो सब्जियां और पल्सेस, यानी कि आपकी दालें जो होती हैं और जो सब्जियां होती हैं, उनमें कई सब्जियों और कई दालों के अंदर जो प्राइसेस हैं, उनमें कमी देखने को मिल रही है। तो फूड आइटम के अंदर जो डिक्लाइन आया है या कॉन्ट्रैक्शन आई है इनके प्राइसेस के अंदर, उस वजह से भी हमें यहाँ पे इन्फ्लेशन में एक जो नंबर है वो कम ही देखने को मिल रहा है। उतना बड़ा नंबर हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा। ठीक है। थोड़ा बहुत फ्यूल के जो प्राइसेस हैं उनमें थोड़ा सा बढ़ोतरी आई है, पर क्योंकि फूड प्राइसेस में एक कंट्रैक्शन आई है, तो इस वजह से नंबर हमें 0.7% ही देखने को मिल रहा है। आई होप ये बात जो है वो आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। एक दूसरा मुद्दा यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर में हाईलाइटेड है, वो है वोटर फ्रॉड केस के बारे में। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, उन्होंने कंटिन्यूअसली बात करी है वोट चोरी की, राइट। अब उनमें से एक उन्होंने आरोप लगाया था कर्नाटका की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है आलंद के बारे में। 2023 के अंदर यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस जैसे हुए थे, तो इसके ऊपर इन्होंने बताया कि 6000 वोट यहाँ पे काटे गए। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेटा नहीं आया, पर जो वहां की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर्नाटक की तरफ से बनाई गई थी, वो यहाँ पर इस केस को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। एंड उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन में फॉर्मर बीजेपी एमएलए और उनके जो बेटे हैं उनके ऊपर यहाँ पे केस यहाँ पे डाला है। ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि हुआ पता क्या, कि लगभग 6000 लोगों के जो वोटर है ना, मतलब 6000 लोगों को उन्होंने अपनी तरफ से उनका नाम काटने की यहाँ पे कोशिश करी। बेसिकली आपका जो फॉर्म 7 होता है ना, फॉर्म 7 एप्लीकेशन, वो फॉर्म 7 एप्लीकेशन जो था वो भरा गया फ्रॉड के माध्यम से। ऐसा नहीं था। देखो, एक होता है कि मैं चाहता हूँ अपना वोट कटवाना या वोट बनवाना, तो मैं भी बनवा सकता हूँ और कटवा सकता हूँ अपना। पर अगर मैं किसी रैंडम पर्सन का इस तरह से करने की कोशिश करूं, ठीक है ना, कि आपका मैंने वोट कटवा दिया, तो ये सब ऐसे इन्वॉल्व थे। ऐसा यहाँ पे इनके ऊपर चार्जेस यहाँ पे लगे हुए हैं। और इसके लिए इन्होंने एक पर्सन को हायर किया था पाशा के नाम से। और उस पर्सन को जो हायर किया था, उसको हर पर्टिकुलर बंदे का फॉर्म बनाने के लिए 80 रुपये मिल रहे थे। तो यहाँ पर यहाँ जो एसआईटी है, उसने यहाँ पे कुछ तरह के जो मनी ट्रेल है उसको यहाँ पे लाने की कोशिश करी है कि कहाँ से पैसा कहाँ गया है, ताकि ये वोट चोरी का जो मुद्दा है ये यहाँ पे सामने आ पाए। प्लस एट द सेम टाइम एसआईटी ने ये भी बोला कि हमारे पास ये जो पूरा हमने देखा, उसमें एक बूथ लेवल ऑफिसर की ही बहन का ही जो वोट था वो काटने की कोशिश हो रही थी। तो कहीं ना कहीं उनसे वहां पे पता लगा उनको कि हाँ, इस तरह से वोट काटे जा रहे हैं, फर्जी वोट काटे जा रहे हैं। और इसी वजह से अब जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो यहाँ पर इनके ऊपर और भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी, ताकि अगर कुछ ऐसा हुआ है, फ्रॉड करने की कोशिश करी गई है, वोट चोरी करने की कोशिश की गई है, उसको यहाँ पे और अच्छे ढंग से प्रूव किया जा पाए। दोस्तों, डेट है आज की 13 दिसंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारी टीम की तरफ से जो सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है 2026, वो यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है।
अब ध्यान रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर बैच है ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, एंड आपको ये प्राइस पे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पहले 1000 स्टूडेंट्स हैं ना, वो फर्स्ट वन के ऑफर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड जो प्राइस है वो 2000 रुपये और फर्दर कम हो जाएगा। दोस्तों ये जो बैच है ये कल यानी कि 14 दिसंबर से स्टार्ट है, एंड इस पर्टिकुलर बैच के अंदर इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको ये सारी फैकल्टीज आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रही हैं। तो पूरा का पूरा जो भी होगा कवरेज रहेगा आपका, आने वाले प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करनी है, तो सारा यहाँ पे आपको कवरेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है नीति आयोग पुश फॉर कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट। सबसे पहली बात कि आखिर ये बॉन्ड होते क्या हैं। देखो आप इसका बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करना, बॉन्ड कैसे वर्क करता है। मैं एक नॉर्मल बॉन्ड आपको समझा रहा हूँ एक बेसिक आइडिया के साथ। हालांकि देखो इसमें टेक्निकलिटीज और बहुत सारी होती हैं, पर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के हिसाब से जितना उनको जानना चाहिए मैं उसके हिसाब से आपको अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक मैं कॉर्पोरेट कंपनी के हिसाब से समझाऊंगा। मान लो एक कोई कंपनी है, लेट्स से रिलायंस ही ले लेते हैं। अब हो सकता है भाई रिलायंस के पैसे की ज़रूरत हो, तो देखो कई चीज़ें हो सकती हैं। या तो रिलायंस अपनी इक्विटी बेच दे, अपना हिस्सा बेच दे, अपना शेयर बेच दे, है ना, उसके थ्रू पैसा रेज कर ले, दैट कैन बी वन वे। इसके अलावा हो सकता है कि रिलायंस बैंक के पास जाए, है ना, बैंक से उधार ले ले, ऐसा भी हो सकता है। या एक और चीज़ हो सकती है कि रिलायंस ना बॉन्ड इशू करे अपने। बॉन्ड क्या करिए, बॉन्ड इशू करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ने मान लो ये बॉन्ड इशू किया, ठीक है। अब इसमें ना कुछ बातें लिखी होंगी, हो सकता है इसके ऊपर ऐसे लिखा हो 100 रुपीज़, ठीक है ना, 10%, 3 ईयर्स, ठीक है। मान लो इस तरह से लिखा है, तो होगा पता क्या, जैसे मान लो मैं हूँ, अब मैं पता क्या कर सकता हूँ, मैं रिलायंस को ये पैसा दे सकता हूँ और रिलायंस से बदले में बॉन्ड खरीद लूंगा। तो होगा पता क्या, मैंने पता क्या किया, मान लेते हैं आज आज मतलब 0 डे के ऊपर मैंने 100 रुपया दे दिया, तो मेरी जेब से 100 रुपया चले जाएंगे। फिर क्या होगा, 1 साल के बाद मुझे इस 100 रुपये के ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो मुझे 10 रुपये मिल जाएंगे। इंटरेस्ट नहीं बोलते इसको, इसको कूपन बोलते हैं। तो 10 रुपये मुझे मिल जाएंगे। दूसरे साल के अंत में मुझे और 10 रुपये मिल जाएंगे। फिर तीसरे साल के अंत में मुझे 10 रुपये और मिल जाएंगे। 100 का 10% ना, तो 10 रुपये इस तरह से मिलते जा रहे हैं। एंड क्योंकि ये 3 साल का ही बॉन्ड है, तो 3 साल कंप्लीट होने के बाद मुझे पूरा का पूरा 100 रुपीज़ यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो आप नोटिस कर पाओगे कि रिलायंस जिसको पैसों की ज़रूरत थी उसको यहाँ पे ये पैसा मिल गया। मैं क्या था, मैं एज एन इन्वेस्टर, मुझे कहीं ना कहीं ये बीच में कूपन 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 मिलते रहे, राइट। सो इस तरह से ये आपका जो है ना बॉन्ड का सिस्टम यहाँ पे काम करता है। ये मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड करके इसको समझाया है। ऑनेस्टली इसमें टेक्निकलिटीज और भी ज़्यादा होती हैं। जैसे ये पेमेंट नॉर्मली साल के अंत में नहीं, नॉर्मली ये 6-6 महीने पे आपको इंटरेस्ट या कूपन आपको इस तरह से मिलते रहते हैं। पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो ये जो रिलायंस है इसमें बोले जाता है बॉन्ड इशुअर, और जो मैंने जिसने बॉन्ड खरीदा था उसको बोलते हैं बॉन्ड होल्डर, ठीक है। तो मैं रिलायंस को पैसा दूंगा, रिलायंस उस पैसे का आगे इस्तेमाल करेगा जो भी उसने खर्चे वर्चे करने हो, फिर मुझे वो कूपन देता रहेगा, और एक टाइम के बाद जो भी उसका मेचोरिटी होगा तो उस टाइम पे मुझे वो पैसा रिटर्न कर देगा। ऐसे काम करता है ये। अभी नीति आयोग ने पता क्या बोला है, नीति आयोग ने बोला है कि भाई भारत में ना ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है इसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आज के समय जो कंपनीज है ना वो बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है। बैंक लोन दे देगा तो काम चलेगा उनका, नहीं तो नहीं चलेगा। तो क्यों ना एक काम करें, हम अपने देश में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को और फर्दर स्ट्रेंथन करें। तो नीति आयोग ने रिसेंटली इसी चीज़ को यहाँ पे सजेस्ट किया है, राइट। तो कुछ नीति आयोग की तरफ से रिकमेंडेशन आई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम सेबी, आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये सब लोग मिलकर काम करें, तो ऐसा हो सकता है कि जो भी आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए जो भी अलग अलग तरह के अप्रूवल वगैरह चाहिए होते हैं उनके टाइम काफ़ी कम किए जा सकते हैं। तो अगर रेगुलेशंस इतने ज़्यादा अननेसेसरी नहीं होंगे ना, तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट हमारी और बेहतर निखर के आएगी। साथ साथ अगर हम बात करें, हमें इश्यूर कैटेगरीज यहाँ पे बढ़ानी होंगी, एमएसएमई को एक्सेस देना होगा इन चीज़ों का और फर्दर, प्लस एट द सेम टाइम सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी। सेकेंडरी मार्केट मतलब जब आप आपस में ट्रेड करते हो, ठीक है ना, जब कंपनी के साथ नहीं, आप लोग आपस में इन्वेस्टर जब ट्रेड करते हैं उसको सेकेंडरी मार्केट बोल देते हैं, तो उसकी लिक्विडिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। एंड इस तरह से अगर हम बात करें इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स के लिए भी और ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट मैंडेट्स यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि उनका पैसा भी यहाँ पे आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह के अंदर यहाँ पे लग पाए। बाकी टेक्नोलॉजी का भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या, ताकि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग यहाँ पे कर पाएँ।
रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ा पाएँ और नई नई चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ग्रीन बॉन्ड्स हो गया। ग्रीन बॉन्ड ऐसी चीज़ें होती हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगाते हैं। तो ये सब नई चीज़ें हमें करनी होंगी, तभी जाके हमारी जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है वो और ज़्यादा शानदार यहाँ पे निकल के आएगी। मैंने आपको समझा दिया कॉर्पोरेट बॉन्ड काम कैसे करते हैं। बेसिकली इसका जो पैसा मिलेगा रिलायंस को या जो और जो भी कंपनीज़ हैं, वो अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर सकते हैं, अपने रोज़मर्रा के खर्चे जिनको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, उनके लिए कर सकते हैं। रोज़मर्रा के खर्चे भी कह लो, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि मेरे पास अभी आज पैसा नहीं है पर 1 महीने बाद पैसा आ जाएगा, तो बीच का एक शॉर्ट टर्म जो आपका मिसमैच हुआ है आपकी कमाई और आपके खर्चों के बीच में, उसको मैनेज करने के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे ना कंपनी का कोई भी ओनरशिप डिल्यूशन नहीं होता। मतलब कंपनी को अपना हिस्सा कोई बेचने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ने कोई अपना शेयर नहीं बेचा, बस कंपनी ने बॉन्ड इश्यू करके पैसा रेज़ किया है। तो इस तरह से आपके इन्वेस्टर्स को ये पीरियोडिक इंटरेस्ट भी देते रहेंगे। अब अलग-अलग तरह के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो सकते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड, एक होते हैं हाई यील्ड। देखो हाई यील्ड मतलब एक तरह से जिसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, और इन्वेस्टमेंट ग्रेड मतलब जो अच्छे बॉन्ड होते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में ना आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, मतलब मोटा-मोटा कहने का पॉइंट ये है। तो भले ही मतलब यहाँ पे रिटर्न्स कम होंगे, ठीक है? इन्वेस्टमेंट ग्रेड ना वो होते हैं जो अच्छे होते हैं। अब उनमें इन्वेस्ट करोगे तो कहीं न कहीं रिटर्न थोड़े कम रहेंगे, पर भाई आपका पैसा सेफ रहेगा। जो हाई यील्ड होते हैं, यहाँ पर आपका कमाई तो अच्छी खासी हो सकती है, पर भाई पैसा डूब भी सकता है। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आता है रिस्क रिटर्न का, हाई रिस्क, हाई रिटर्न, ठीक है? जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा, वहाँ कमाई होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। जहाँ रिस्क कम होगा, वहाँ कहीं न कहीं कमाई भी कम होगी। तो स इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाले थोड़े सेफ माने जाते हैं, हाई यील्ड वाले थोड़े हाई रिस्की माने जाते हैं। इसके अलावा होते हैं आपके सिक्योर्ड, सिक्योर्ड होते हैं जहाँ पर आपके जो भी पैसा रेज़ किया जा रहा है ना, उसके पीछे कोई ना कोई एसेट बैक्ड है। मतलब कोई ना कोई सिक्योरिटी है उसके पीछे। अगर आपका पैसा कंपनी नहीं वापस कर पाएगी, कोई बात नहीं। कंपनी ने कुछ ना कुछ एक तरह से कुछ गिरवी रखा होगा, वैसा ऐसा समझ लो आप। और अनसिक्योर्ड में क्या होता है, उनके पीछे में कोई भी चीज़ बैकिंग नहीं होती है। साथ ही साथ एक होते हैं फिक्स्ड रेट वाले बॉन्ड्स। फिक्स्ड रेट में आपको रेट जो है, जो कूपन है, वो फिक्स मिलता है। फ्लोटिंग वाले में क्या होता है ना, जो आपको कूपन वगैरह मिलेगा, वो आपका लिंक्ड रहता है टू सम बेंचमार्क, जैसे हो सकता है इन्फ्लेशन के साथ लिंक्ड रहे, इस तरह की चीज़ें। फिर एक होते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड में क्या होता है, आप अपने बॉन्ड को, आप अपने उधार को इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हो। जैसे मान लो मैंने कंपनी को 100 रुपए दिए थे ना, अब 5 साल बाद या 3 साल बाद मुझे लगा कि चलो मुझे 100 रुपए आप वापस मत करो, एक काम करो, ये जितना मेरा पैसा था ना, इसके बदले में मुझे कंपनी के, आप 100 रुपए के बदले में मुझे कंपनी के 100 रुपए के शेयर्स मुझे दे दो। तो इसको बोलते हैं कन्वर्टिबल। यू कैन कन्वर्ट योर डेट और योर मनी इनटू इक्विटी, इसको बोलते हैं कन्वर्टिबल। एक होते हैं फिर ज़ीरो कूपन बॉन्ड। देखो मैंने जैसा आपको बताया ना, ये जो यहाँ पे आपने नोटिस किया, ये 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, इन 10 को क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कूपन। तो ये होता है कूपन बॉन्ड। पर जब हम बात करते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड की, इसका मतलब क्या होता है? देखो, मान लेते हैं आपने कंपनी को 90 रुपए दिए आज, और कंपनी ने आपको कुछ पैसा नहीं दिया बीच में, उसने डायरेक्टली टी डे के ऊपर आपको 100 रुपए वापस कर दिए। अब देखो यहाँ पर पता क्या हुआ, आपने कोई कूपन नहीं मिला, आपको कंपनी ने कोई कूपन नहीं दिया। बस आपको ऐसा था कि आपने कंपनी को 90 रुपए दिए थे, कंपनी ने बाद में आपको 100 रुपए दे दिए। इसको बोलते हैं ज़ीरो कूपन, क्योंकि कोई कूपन यहाँ पे है ही नहीं। इट इज़ जस्ट दैट कि 100 रुपए वाली चीज़ को इश्यू किया गया है डिस्काउंट के ऊपर। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड आर इश्यूड एट डिस्काउंट, एंड यहाँ पर कोई पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी कोशिश यही है कि हम बैंकों के बियॉन्ड जाके देखें, स्टेबल सोर्स ऑफ फंडिंग हो हमारे पास, तो कहीं न कहीं यहाँ पे सेबी का भी और आरबीआई का, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है। सेबी क्योंकि देखो अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट्स की, तो वहाँ पर डेफ़िनिटली वो मेन रेगुलेटर आपका सेबी ही है। बाकी आरबीआई भी लिक्विडिटी को देखता है, सेटलमेंट सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी आरबीआई के अंतर्गत आती हैं। तो इस वजह से दोनों को साथ मिलकर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करेंगे। दोस्तों पता क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप, यूनेप ने दरअसल में 2005 में ये अवार्ड जो है वो देना स्टार्ट किया, चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा शानदार काम किया होता है। ठीक है सर। तो ऐसा हर साल ये अवार्ड देते हैं। तो इस बार जो 2025 में जो अवार्ड है ना, ये 5 कैटेगरीज़ में दिए गए हैं। आपको नाम याद नहीं करने, बस आप कैटेगरीज़ देखो, एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट, एक है पॉलिसी लीडरशिप,
एक है इंस्पिरेशन एंड एक्शन, एक है साइंस एंड इनोवेशन और एक है एंटरप्रेन्योरियल विजन। ये 5 पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर जो यूनैप है वो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यहाँ पे देता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या रही कि भारत की तरफ से जो सुप्रिया साहू जी है ना, उनको भी यहाँ पे इस अवार्ड से यहाँ पे नवाजा गया है। एंड एक बात मैं आपको बताऊं कि ये सुप्रिया साहू जी कोई और नहीं, ये एक तमिलनाडु कैडर की आईएएस ऑफिसर ही हैं। तो एक आईएएस ऑफिसर चाहिए तो कितना कुछ कर सकता है, ये आपको यहाँ पे इस टॉपिक से पता लगेगा। और प्लस यूपीएससी भी पूछ सकता है यूनैप और चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में। तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको यहाँ पे ये अवार्ड मिला है। देखो एक्चुअली पता क्या है, सुप्रिया साहू जी जिनको आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इन्होंने 2000 के अंदर एक कैंपेन लॉन्च किया था, ऑपरेशन ब्लू माउंटेन। बेसिकली नीलगिरीज के लिए ये था, तो वहीं से नाम आया ऑपरेशन ब्लू माउंटेन। तो इन्होंने यहाँ पे ये देखा कि भाई नीलगिरीज के अंदर क्या हो रहा है, नीलगिरीज के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं प्लास्टिक पोल्यूशन वहाँ पे हो रहा है। तो इन्होंने यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक को वहाँ पे ख़त्म करने की यहाँ पे कोशिश करी। प्लस एट द सेम टाइम इन्होंने नॉन प्रॉफिट एक कंपनी बनाई, तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, जिसका काम यही था कि कैसे अर्बन हीट को यहाँ पे हम टैकल कर पाएं। फिर इसके अलावा इन्होंने वहाँ पे तमिलनाडु के अंदर ग्रीन स्कूल्स यहाँ पे बनवाए, ठीक है ना, कि जैसे आपके स्कूल्स होते हैं तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली वो थे। प्लस कूल रूफ प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया, कैसे आपकी कूलिंग वगैरह हो सकती है गर्मियों के दिनों के अंदर भी। प्लस एट द सेम टाइम इनके एफर्ट्स की वजह से तमिलनाडु के अंदर 100 मिलियन ट्रीज, हाँ जी ध्यान से सुनो, 100 मिलियन ट्रीज यहाँ पे लगाए गए। 65 रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु के अंदर लगाए गए। स्टेट का जो मैनग्रोव का कवर था, जो मैनग्रोव होते हैं, वो डबल हो गया इनकी लीडरशिप के अंतर्गत। वेटलैंड्स पहले एक हुआ करते थे, वेटलैंड्स बढ़ के 20 हो गए इस कंट्री, इस सॉरी तमिलनाडु स्टेट के अंदर। तो भाई इतने सारे काम यहाँ पे इनके द्वारा करे गए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने तमिलनाडु के अंदर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही शानदार काम किया। तो देखो यार, एक आईएएस ऑफिसर अगर चाहिए तो कितना कुछ ज़्यादा काम कर सकता है। तो सुप्रिया साहू जी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं तमिलनाडु डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट की, और इसी वजह से इनको यहाँ पर ये जो अवार्ड है, कौन सा, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, ये वाला अवार्ड यहाँ पे इनको मिला है अंडर द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो इन्होंने नेचर बेस्ड सोल्यूशंस यहाँ पे इंप्लीमेंट किए, लो टेक्नोलॉजी और हाई टेक्नोलॉजी क्लाइमेट इंटरवेंशंस किए, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ कैसे जैसे आपके ट्राइबल्स होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे इन पे इनफैक्ट इन्होंने काम किया। प्लस बड़े स्केल के ऊपर इन्होंने रोजगार जनरेट किए। रोजगार एक्चुअली पता क्या है, ये जो सारा काम है ये ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि 100 मिलियन ट्रीज लगाना या बाकी सारी चीज़ें करना, मैनग्रेव को प्रोटेक्ट करना, इसके लिए लोग चाहिए होंगे ना। तो इन्होंने ऐसा बताया जाता है कि लगभग 2.5 मिलियन ग्रीन नौकरियां यहाँ पे क्रिएट करी, इन्वायरमेंट को भी बचाया, लोगों को नौकरियां भी मिली। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके एथिक्स के लिए भी है। एंड इन जनरल यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में भी पूछ सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है, दैट इज इंडिया इटली JCEC। व्हाट इज दिस? JCEC इज ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन। भारत और इटली के बीच में यहाँ पर ये प्रोटोकॉल साइन हुआ है JCEC। इससे कहीं ना कहीं हम आने वाले समय के अंदर अपने ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन यहाँ पे बेहतर करेंगे। एक्चुअली अगर हम आज की बात करें ना, तो आज के समय भारत और इटली का जो ट्रेड है वो लगभग 14 बिलियन यूरो है, जिसमें भारत लगभग 9 बिलियन यूरो इटली को एक्सपोर्ट करता है एंड लगभग 5 बिलियन यूरो का सामान वहां से हम मंगाते हैं। तो एक्चुअली भारत को फायदा होता है, क्योंकि भारत के फेवर में है ना ये बात, क्योंकि आप नोटिस करो, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करवाते हैं। तो इस वजह से वी आर इन अ ट्रेड सरप्लस ऑफ नियरली 3.8 बिलियन यूरो। और ये ऐसा पहली बार नहीं है, ये 1988 से ही ऐसा चलता आ रहा है। तो भारत के लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया ने जैसे 2025 में भी आप नोटिस कर पाओगे 7.7 यूएस बिलियन डॉलर के इटली को यहाँ पे एक्सपोर्ट किए हैं, और लगभग 6 बिलियन डॉलर आपने इंपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से यहाँ पे सामान आता जाता रहता है, बट इंडिया को ज़्यादा यहाँ पे फायदा है। तो आने वाले समय के अंदर हम यहाँ पे इस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। एंड इस वजह से इस JCEC के अंदर बात करी गई है मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल, डिफेंस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, इन सब में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए। बाकी देखो, जैसे भारत का है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने 3 मेजर स्टील प्लांट प्रोजेक्ट दिए हैं इटली की डेनियली ग्रुप को, जो यहाँ पर बहुत अच्छा शानदार ग्रीन टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पे देंगे। एंड उस वजह से हमारे यहाँ पे और ज़्यादा बेहतर स्टील के प्रोजेक्ट्स और शानदार हो पाएंगे। बाकी भारत EU के साथ भी इंगेज कर रहा है। हमारी कोशिश है कि भारत और EU के बीच में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी साइन हो पाए, ताकि इटली और बाकी देशों के साथ हम और ज़्यादा एंगेज कर पाएं।
तो ये था जॉइंट मिशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो भारत और इटली ने यहाँ पे अभी रिसेंटली साइन किया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज रिगार्डिंग महाकवि सुब्रमण्यम भारती। तो इनका दोस्तों जन्म एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी, तो उस मौके के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने इनको यहाँ पे ट्रिब्यूट्स पे किए। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। सुब्रमण्यम भारती जी को महाकवि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत शानदार पोइम्स जो थी वो यहाँ पे लिखी और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। अब भारत की फ्रीडम मूवमेंट के अंदर लोगों के अंदर एक भावना पैदा करने के लिए देश के लिए इनकी पोइम्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसा मैंने आपको बताया इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था एंड बचपन से ही यहाँ पे इनके अंदर बहुत शानदार टैलेंट था एंड तमिल लिटरेचर की आवाज़ को इन्होंने बहुत आगे लेकर गए। इन्होंने स्वदेश मित्रन को यहाँ पे ज्वाइन किया 1904 के अंदर जर्नलिस्ट के तौर के ऊपर एंड साथ ही साथ इन्होंने बाद में जाके तमिल वीकली एक आता था इंडिया के नाम से, ठीक है, इंडियन पेपर का नाम है, तो इन्होंने यहाँ पे उसको भी एडिट किया। इंग्लिश पेपर बाल भारतम को भी इन्होंने यहाँ पे एडिट किया। प्लस लोगों को यहाँ पे मोबिलाइज करने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल रहा। बाद में जो ब्रिटिशर्स थे ना इन्होंने इनको भेज दिया पौंडीचेरी। पौंडीचेरी दरअसल में फ्रेंच के द्वारा कंट्रोल था, तो यहाँ पे इनको भेज दिया गया कि आप यहाँ से बाहर निकलिए, आप जाके पौंडीचेरी में यहाँ पे रहिए। तो 1908 में वहाँ गए, पर वहाँ भी इन्होंने यहाँ पे कोशिश करी और अरविंदो घोष जी के साथ मिलकर अच्छी अच्छी जो पोइम्स थी वो यहाँ पे लिखी जो आपके कुलीन ऑपरेशन को जो दर्शाती थी। साथ ही साथ इन्होंने कुछ मेजर वर्क्स जैसे पंचाली सप्तम जिसको हम लोग पांचाली का प्रण बोल सकते हैं, कुइल पट्टू जिसको कोयल गीत बोलते हैं, कनन पट्टू कृष्णा गीत, ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स यहाँ पे रहे। इसके अलावा इन्होंने वैदिक जो हिम्स थे उनको यहाँ पे ट्रांसलेट किया, पतंजलि योग सूत्र को, भगवत गीता को तमिल के अंदर ट्रांसलेट किया और इससे तमिल के लोगों तक यहाँ पे सारी चीज़ें ये और यहाँ पे एंगेज यहाँ पे कर पाए। तो इस तरह से इनका रोल जो था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहा एंड पौंडीचेरी से वापस आए मद्रास, और मद्रास में इनकी यहाँ पे 1921 के अंदर यहाँ पे डेथ होती है। तो डेफिनेटली दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल था सुब्रमण्यम भारती जी का। अब देखो एक टॉपिक मुझे और भी डिस्कस करना था पर आज थोड़ा टाइम कम है, मुझे कहीं जाना है, तो आज टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे। बाकी रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था एक्सरसाइज सूर्य किरण के बारे में, तो एक्चुअल में भारत और नेपाल के बीच में ये एक्सरसाइज होती है ना कि श्रीलंका के साथ, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ये काम करता है अंडर सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे गलत है। आईयूसीएन की बात करें तो यस ये 1948 के अंदर फाउंड हुई थी और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है गवर्नमेंट एनजीओज और एक्सपर्ट्स का, सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी साइट्स की बात करें दोस्तों तो एक्चुअली अगर हम बात करें ना साइट्स लीगली बाइंडिंग है, मैंने आपको कल भी बताया था, पर ये नेशन के लॉस को रिप्लेस नहीं करता, बस उनको यहाँ पे मदद करता है उस चीज़ को रेटिफाई करने के अंदर, बट इट डज नॉट टेक द स्पेस ऑफ नेशनल लॉस, और बट ये लीगली बाइंडिंग है इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।